उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। आरोप था कि आजम खां ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया। जानकारों का कहना है कि 3 साल की सजा के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता जाना तय है। आजम खां के खिलाफ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला 7 अप्रैल 2019 का है। आजम खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी में आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मिलक क्षेत्र से जुड़े मामलों में आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। लेकिन क्या आजम खां ने ही भड़काऊ बयान दिया जो उनको सजा हुई? क्या किसी बीजेपी के नेता ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया? वैसे आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों में कुछ नेताओं के भड़काऊ भाषण के कई और मामले भी सुर्खियों में आए हैं। इनमें से कई मामलों में कार्रवाई हुई है और कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और इसलिए आज के शो में अम्बेडकर नामा के इस मंच से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आजम खां को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है या माजरा कुछ और है। दया वाला स्टाइल है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पर भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इस पर चर्चा करने से पहले आपको आजम खां के अलावा कुछ अन्य नेताओं, खासकर कि बीजेपी से जुड़े हुए नेता, उनके कुछ बयान आज आपको याद दिलवाते हैं और इन्हीं के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आजम खां को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है या माजरा कुछ और है या फिर दया कुछ तो गड़बड़ है। पहला मामला नुपुर शर्मा का ही देख लीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद के विषय पर हो रही एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। इस मामले पर विवाद कुछ दिन बाद तब बढ़ा जब एक पत्रकार ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समेत एक के बाद एक कई देशों ने नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की। कुछ देशों ने भारत से इस मामले पर माफी मांगने तक को कहा। मामला बढ़ा तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और भारत सरकार ने एक बयान जारी कर इसके लिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। बाद में नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी और बयान भी वापस लिया था, लेकिन मामला थमा नहीं। इसे लेकर भारत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं हिंसा भी हुई। मुंबई पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया। नुपुर शर्मा अभी कहां है, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब क्या बीजेपी ने उन्हें कहीं छुपा दिया या धरती निकल गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं। खैर, अब अनुराग ठाकुर को देख लीजिए। जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के रिठाला में आयोजित एक सभा के दौरान मंच से नारा लगाया, देश के गद्दारों को ... उनके इस नारे के पीछे पीछे वहां जमा लोगों ने नारे लगाए, गोली मारो ... को। इसके बाद अनुराग ठाकुर मंच से कहते दिखे हैं, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। लेकिन मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ इस बयान को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इस मामले में सीपीआई एम के नेता वृंदा करात ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अगर कोई बयान मुस्कुराते हुए दिया गया है तो ये अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव के समय दिए गए भाषण आम दिनों में दिए गए भाषणों से अलग होते हैं और कई बार कुछ बातें बिना ऐसी मंशा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बोल दी जाती हैं। अब बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा को देख लीजिए। उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था, ये बात नोट करके रख लेना, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता और एकता का चुनाव है। अगर 11 फरवरी को बीजेपी की सरकार बन गई तो 1 घंटे के अंदर शाहीन बाग में आपको एक भी आदमी दिखे तो मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद शाहीन बाग में एक आदमी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो मुझे 1 महीने का वक्त दे देना। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितनी मस्जिदें सरकारी जमीन पर बनी हैं, 1 महीने के अंदर एक भी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। इस बयान पर चर्चा शुरू हुई थी, तब तक प्रवेश वर्मा का एक और बयान विवादों में आ गया। प्रवेश वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में प्रवेश वर्मा ने कहा, देखिए, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि वो शाहीन बाग के साथ हैं।
आज से कुछ साल पहले जो आग कश्मीर में लगी थी, वहां कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था। इसके बाद ये आग यूपी, हैदराबाद, केरल में लगती रही। आज वो आग दिल्ली में एक कोने में लग गई है। ये आग कभी भी दिल्ली वालों के घरों में पहुंच सकती है। परवेज वर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली वालों को सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनका रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी और अमित शाह जी बचाने नहीं आएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही। आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं, और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। इस मामले में भी उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि पुलिस इस तरह के कार्यक्रमों में मूक दर्शक बनी रहती है। अब कपिल शर्मा की तरफ चलते हैं। समय फरवरी 2020 का था। इलाका दिल्ली का मौजपुर था, और इसी इलाके में कपिल मिश्रा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के समर्थन में हो रही रैली में कहते हैं, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ की ओर से कह रहा हूं, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक आप यानी पुलिस जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए। ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कपिल मिश्रा के इस बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा गया था कि उनके भाषण के फौरन बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए। पूरे मामले में अपने कथित भड़काऊ भाषण पर उन्होंने बीबीसी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि ये कहना कि मेरे बयान के बाद दंगे हुए, ये सबसे पहला झूठ है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है। इस मामले में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और सबूत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था। अब जिस व्यक्ति की बात मैं करने जा रहा हूं वो तो मुस्लिमों के खिलाफ बुरी तरह से जहर उगलता है। नाम आप जानते ही हैं, यति नरसिंहानंद। अप्रैल 2020 में दिल्ली में आयोजित हुई हिंदू महापंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में यति नरसिंहानंद समेत अन्य वक्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। बुराड़ी में हुई इस महापंचायत में नरसिंहानंद ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उसने आयोजकों को इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन महापंचायत सभा हुई और 700-800 लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। पुलिस का यह भी कहना था कि इस कार्यक्रम के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज की गई और सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों से अफवाहें फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनवरी में हरिद्वार पुलिस ने हिंदुवादी नेता यति नरसिंहानंद को महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। हरिद्वार पुलिस के प्रवक्ता इंस्पेक्टर विपिन पाठक ने बताया था कि स्वामी यति नरसिंहानंद को महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला भी दर्ज किया गया है। अब योगी आदित्यनाथ का मामला देखिए, ये तो मुख्यमंत्री है ना यूपी के। समय था साल 2007 का। गोरखपुर में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। 2017 में राज्य सरकार ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में उनके उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से पहले गरीबों का राशन अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज
सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद 2014 के चुनाव के दौरान भाजपा सांसद निरंजन ज्योति ने दिल्ली में मतदाताओं से कहा उन्हें रामजादों की सरकार चाहिए या हरामजादों की। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर कहा था कि भारत में 4 बीवियों और 40 बच्चों का विचार नहीं चल सकता, लेकिन समय आ गया है कि हर हिंदू महिला हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। लेकिन इन लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तो देश के हुक्मरान जाने या न्यायपालिका में बैठे लोग जाने। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि आजम खां को तो 2019 यानी 3 साल पुराने बयान पर सजा सुना दी जाती है, लेकिन नुपुर शर्मा, योगी आदित्यनाथ और यति नरसिंहानंद जैसे लोग, जो आप सब जानते हैं कि ये लोग अपनी जुबान से किस तरह से जहर उगलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं देश की न्यायपालिका इन पर कोई फैसला सुनाती? वैसे एक बात तो है, न्यायपालिका में गेम अच्छा चल रहा है। वैसे हाल के दिनों में धार्मिक सभाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जल्द कार्रवाई करने के लिए भी कहा। धार्मिक भड़काऊ भाषणों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म के नाम पर हम किस स्तर तक पहुंच गए हैं। इस मामले में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हम कहां पहुंच गए हैं, धर्म को कहां लेकर आ गए हैं हम। हाल ही में कुछ धार्मिक सभाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिए गए कुछ बयानों और अभद्र भाषा पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बयान निश्चित रूप से एक ऐसे देश के लिए बहुत चौंकाने वाले हैं जो धर्म के प्रति न्यूट्रल हैं। सुप्रीम कोर्ट शाहीन अब्दुल्ला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक भाषणों को रोकने के लिए तत्काल निर्देश, हस्तक्षेप या आदेश देने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक देश जो लोकतंत्र और धर्म के मामले में न्यूट्रल है, आप कह रहे हैं कि आईपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह एक समुदाय के खिलाफ है। ये दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी अभियुक्त के धर्म को देखे बिना इस संबंध में अपने अधीन अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ताकि भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बरकरार रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित सरकारों और पुलिस अधिकारियों को आपत्तिजनक भाषणों के मामले में स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे बात तो अच्छी कर रहा है कोर्ट, लेकिन क्या कोर्ट ये बताएगा कि इन मामलों में इसने अभी तक क्या किया? उन मामलों में जिसमें बीजेपी के नेता और लोग जहर उगल रहे हैं, उस पर कुछ किया क्या न्यायपालिका ने? खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर और ये खबर आपको कैसी लगी? ये शो आपको कैसा लगा? क्या इस शो को हम कंटिन्यू करें? क्या इस शो को हम लगातार आपके सामने लेकर के आएँ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। देखते रहिए। मेरा नाम है, मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।